फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी का आलमी दिन हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसका मकसद दुनिया में ये शऊर और आगाही पैदा करना है कि फिजिकल थेरेपी से लोगों की सेहत और चलने फिरने में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। कुछ मसाइल भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो फिजियोथेरेपी से ठीक होती हैं, लेकिन अदरवाइज भी पोस्चर के लिए हमारे चलने फिरने का जो सही अंदाज है वो भी फिजियोथेरेपी हमें बताती है। चलने फिरने का, उठने बैठने का, बिल्कुल सोने का, सोने का बहुत शौकीन है। हम तो कोई फर्नीचर ऐसा रखते ही नहीं अपने घर में जिस पे सोया ना जा सके। तो फिजियोथेरेपी जो है वो मेडिकल साइंसेज का एक बड़ा अहम शोबा है और आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर तिब के 27 शोबे हैं तो उनमें से 24 शोबों में फिजियोथेरेपी ज़रूरी समझी जाती है। ओके, तो एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें बगैर अद्वियात के मसाज, वर्जिश और दूसरे जदीद तरीकों से जिस्मानी अमराज का इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी हड्डियों, जोड़ों और पट्टों की तकलीफ, सोजिश, चोट और ऑपरेशन के बाद अज़ा की बहाली के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। अब ये मुकम्मल तौर पर क्या है, सेहत के शोबे में इसका किरदार क्या है, किस किस बीमारी में ये मदद करती है, हमारे साथ मौजूद हैं जी फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स रिहैब थेरेपिस्ट जो हैं डॉक्टर बुरहान रबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आपकी कॉल्स भी हमें लेनी है, कोई भी फिजियोथेरेपी के हवाले से आपके जहन में सवाल हो आप इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है। फिजियोथेरेपी जो है वो है क्या? डिफाइन कर दें। ये समझाएं लोगों को। कुछ लोग समझते हैं मसाज है तो वो जाके पाँव आगे पकड़ के आगे रखते हैं। काफ़ी अर्सा तक तो लोग हमें मालिशा भी कहते थे, सॉरी टू से, लेकिन ये है कि जैसे कि डेंटिस्ट को 90s में दंदान साज कहा जाता था, फिर वो डेंटिस्ट हो गया, ठीक है जी। इस तरह से 4 इयर्स डिग्री थी, मतलब पहले ये डिप्लोमा था, देन ये 4 ईयर डिग्री हो गई, ये पे 2007 में 5 इयर्स प्रोग्राम हो गया, प्लस 1 ईयर हाउस जॉब हो गया, तो एक डेवलप्ड फील्ड हो गया। और ये इंतहाई ज़रूरी है जी आपकी लाइफ में। मेडिकल साइंसेस का एक ऐसा ये एक सब ब्रांच है जिसमें, जिसे आपने बताया कि विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी जो है हम थ्रू एक्सरसाइजेज, थ्रू मसाज थेरेपी, थ्रू इलेक्ट्रोथेरेपी, ये सारी चीज़ों को मिला के हम एक ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली ये मैकेनिकल पेन्स का इसमें हम मैनेज करते हैं। एक होता है केमिकल पेन, एक होता है मैकेनिकल पेन। अच्छा। ये क्या फ़र्क है दोनों में? और ये अभी अवैस के साथ कुछ करने लगे हैं। हाँ, बताते रहिएगा कि क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम इस वक्त कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस करते हैं, जो कि आजकल लोग वीडियोस देखते हैं जिसमें कड़ाके वगैरह निकलते हैं, स्पाइन की एडजस्टमेंट होती है। क्यों निकालने होते हैं? वो बेसिकली ये है कि आप अगर बैड पोस्चर में एक ही टाइम में बैठे हैं, आप ऑफिस में इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरह आपका मतलब ये ड्यूटी है, आप इस तरह बैठे हुए हैं, लेकिन आपने स्ट्रेट पोस्चर रखना है, ठीक है। स्ट्रेट पोस्चर रखना है तो आपके ये मस्कुलर स्पैज़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से नेक में, बैक में स्टिफनेस आ जाती है। तो इसके लिए स्पाइन की एडजस्टमेंट और ये अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें दर्द तो नहीं होता? नो, कोई किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होगा, अलबत्ता आप रिलैक्स फील करेंगे। एक सेकंड, ये ना हो इसके बाद अवैस का कोई आप गर्दन वर्दन इस तरफ मोड़ दे तो मैं लेफ्ट पे बैठी हूँ, ये पता चले अवैस राइट पे बात कर रहे हैं। शिफा आप सुन रही है ना मेरी बात? शिफा आप मेरी बात सुन। ये अवैस आप सोच लीजिए आपने करना है। मैं साइन करके दे देता हूँ डिस्क्लेमर पे। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार नहीं करेंगी उसके बाद वो नहीं, आप फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी बिल्कुल हम होंगे। चले आप प्लीज ये ग्लासेस उतारिएगा। अच्छा, ग्लासेस उतार लेते हैं, ठीक है। आईज क्लोज रखिएगा। नहीं तो आप करेंगे क्या अभी इसके साथ? ये अभी आप जी रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, शाबाश। आवाज आई? कड़ाके की आवाज आई? आपको आई? हाँ, मुझे आवाज आई। भाई टूट फूट तो नहीं गया अंदर से कुछ? देख लो। नहीं सर, आप इंशाल्लाह इसके बाद बड़ा बेहतर फील करेंगे। आईज क्लोज कीजिएगा जी, दूसरी साइड करेंगे। रिलैक्स। नहीं, आईज क्यों क्लोज करा रहे हैं? आप कोई मसाज थोड़ी कर रहे हैं उसको। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये बहुत ज़रूरी होता है जी, क्योंकि माहौल बनाना होता है उससे पहले क्या। अच्छा, आईज क्लोज रखेंगे जी। जब आईज क्लोज रखेंगे तो मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। इसके बाद एक फीलिंग आती है। आप क्या फील करें, आप खुद बताइएगा, अपना तजुर्बा बताएं। नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे कुछ हुआ इधर, सही है। अब कमर का भी कुछ होना चाहिए। अब तो मुझे ज़्यादा मज़े आना शुरू हो गया। मैं चाहता हूँ कि कोई हो मतलब जो कि मुकम्मल फिजियोथेरेपी करके मुझे पूरा मेरा बॉडी को जो है वो रिलैक्स करे। व्हाई नॉट? कभी कोई ऐसा भी मामला होता है कि फिजियोथेरेपी गोज रॉन्ग हो जाता है, क्यों मतलब नहीं? कुछ गड़बड़ हो जाए या जैसे अगर मिस दवाई ठीक नहीं है। सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि मतलब अगर बैक के स्पाइन की मैं बात करूं, ठीक है जी, यहाँ पे आपके डिस्क्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, तो इसमें कभी कभार बैड एंगल लग जाए, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब एंगल समझाएं जरा। हम बैठे हुए हैं, बैठने की वजह हम 2 घंटे पे आप बात करना चाह रहे हैं, पोस्चर पे बात बैठे तो कैसे बैठे? क्योंकि एक तो ये सोफा ऐसा है कि ये इसमें प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल है। इसमें जो है वो हमने 2 कुशन रखे हैं पीछे, फिर भी हमारी जो है ना वो ये पूरा पीछे टेक लगा के नहीं बैठ सकते। आपकी मैनेजमेंट देख रही है सर? ये नहीं, ये सोफा बदलवाते हैं हम आपके रिकमेंडेशन। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर रिकमेंड करेगा ना, तो तब बात क्योंकि ये है आपको इस तरह से मतलब अगर सेटिंग का मतलब जिस तरह आपका सेटिंग का काम है, बाकी बैंकर्स हो गए, डेस्क वर्कर्स जितने भी हो गए, कंप्यूटर यूजर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, ठीक है जी, उनके लिए बेसिकली क्या है कि आपने इरेक्ट पोस्चर रखना है, ठीक है जी।
आपका जो स्क्रीन होगा मतलब आपका वो आई लेवल पे होना चाहिए, ठीक है जी। जो आपके चेयर के आर्म रेस्ट हैं वो आपके मतलब इस लेवल पे होने चाहिए, प्लस मतलब आपके जो हिप्स हैं वो आपके नी से बिलो नहीं जाने चाहिए सोफा में, ठीक है। बिल्कुल ये इसके बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े दुकानों से आप सोफे खरीदते तो ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली, आप नीचे चले जाते हो उसमें, बिल्कुल तो आपका पोस्टर सारा स्लाउच हो जाता है, ठीक है जी। आपके क्या है कि आपका हील और टो ये दोनों एक ही अलाइन पोजीशन में फ्लोर पे रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप हाइटेड चाहते हैं तो आप थोड़ी सी अपने चेयर को ऊपर करेंगे, फिर इसके नीचे एक स्टूल से या कुछ स्टेप्स रखेंगे ताकि ये उस पर रेस्ट करें, ठीक है। फिर बैठने का क्या है जी, सबसे पहले आपने बैठना है तो आपने अपने चेयर में अपने हिप्स को पीछे टच करना है सबसे पहले बैक से जो सोफे का जो कमर कहते हैं उसको, ठीक है, बैक ऑफ द चेयर, रेस्ट ऑफ द चेयर जरूरी है, ठीक है जी। उसमें जैसे पीछे टच करेंगे उसके बाद आपके पास गैप नहीं बचेगा कि आप उसमें यूं रहें या यूं रहे। नहीं तो गैप यहाँ पर हमारे सोफे में तो इधर गैप क्योंकि ये वाइड है, ये सोफा वाइड है, ठीक है जी। आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, बहुत सारे सोफों में ये होता है। एग्जैक्टली, बहुत सारे सोफों में मतलब मैं खुद, मेरी हाइट भी खैर थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ऐसे सोफे होते हैं जिसमें हम यूं करके बैठ जाते हैं। अभी मेरा पाँव नहीं लग रहा, हमारे जो है पाँव नहीं बहुत कम सोफे ऐसे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ जहाँ पर तो बिल्कुल सही आपका जो पोस्चर है वो परफेक्ट आता है। बहुत कम सोफे कहते हैं जी एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या कहते हैं, वो बॉडी एंगल्स हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स का एक ब्रांच है, वो एक बॉडी एंगल्स है जिसमें ये चेयर्स, ये सोफास, ये सारी चीजें डिजाइन होती है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं सारी चीजें। अब क्या है कि जी अगर देखा जाए तो सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग ऑफ द न्यू एरा, ठीक है। आजकल तकरीबन 18-19 घंटे सिटिंग है लोगों की, ठीक है। अब अगर हम स्लीपिंग पोस्चर पे बात करें, सिटिंग पोस्चर पे बात करें, पोस्चर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ज़रूरी चीज़ है जो कि लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि पोस्चर क्या होता है। जिस तरह आपने बताया सिटिंग पोस्चर, जो अक्सर औकात आप जाएं किसी पार्क में, पार्क में जो बेंचेस होती हैं वो उनका जो सिटिंग एरिया होता है वो कम होता है, वो कितनी कंफर्टेबल होती हैं, बड़े आराम से आप उसके ऊपर टेक लगा के बैठ जाते हैं। आपकी बैक सपोर्टेड होती है, अपर बैक सपोर्टेड होती है, ठीक है। आप बहुत इजी फील करते हैं। पार्कों में तो अक्सर बैठा हूं मैं, तो मुझे पता चला है कि भाई सही जगह बैठने की कौन सा जो है वो, रेस्टोरेंट्स में चले जाए, कैफेज में चले जाए, कहीं गेस्ट रूम अगर आप हो जाए गेस्ट रूम में बैठे, या इफ इन केस अगर इन सोफास को भी ले लें तो ये एर्गोनॉमिकली पोस्चर के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, अब बैठने की तो बात हमने कर दी, पीछे हमारा हिप्स और बैक जो सोफे उसमें गैप नहीं होना चाहिए तो आप स्ट्रेट बैठेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोगों के जो कंधे हैं ना वो झुके हुए होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, हाँ, और मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, वो ऐसे होते हैं। अब वो स्लाउच नहीं कर रहे टेक्निकली, वो बैठे सीधे हैं लेकिन कंधे झुके हुए हैं। कंधे झुके हुए, इसका क्या करेंगे? बेसिकली क्या है कि सबसे पहले जब हम पोस्चर की बात करें, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ हर एक चीज अपने तरफ खींचती है, ठीक है जी। हमारी बॉडी भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। अब इसमें क्या है कि आपका एक ग्रेविटेशनल लाइन होता है जो कि आपके हेड से ऑक्सीपिट से शुरू होता है और नीचे टेल बोन से होते हुए ये नीचे तक चला जाता है और इस तरह से गुजरता है, ठीक है। अब क्या है कि आप अपने पोस्चर को स्टैंडिंग में, सिटिंग में, स्लीपिंग में, ठीक है, वॉक में, इन सब चीज़ों में आपने सही तरह से रखना है। जिस तरह आपने बात की कि ये राउंडेड शोल्डर्स होते हैं, अब ये क्या है कि ये ज़्यादा कंप्यूटर यूजेज, फ़ोन यूजेज की वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ठीक है जी। लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, घंटों घंटों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से बैठे हुए नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कभी यूँ बैठे हुए हैं, कभी यूँ बैठे हुए हैं। उनको आइडिया नहीं है कि हम बैड पोस्चर में, ये बैड पोस्चर आपको विद इन 2, 3, 5 डेज, 7 डेज कुछ नहीं कहता, लेकिन इस पर जैसे मंथ्स गुजरते हैं, 5 to 6 मंथ्स गुजर जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम करना शुरू कर जाते हैं। इसका सबसे एक बैड इफेक्ट क्या होता है, अभी मतलब आप इस पोजीशन में हैं तो सबसे पहले एक तो आप अच्छे नहीं लग रहे, आपने जो भी आउटफिट पहना हुआ है वो आप पे जच नहीं रहा, ठीक है जी। दूसरी क्या बात, आपकी लंग्स कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, ठीक है। आप यूं हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, आपके स्टमक पे ज्यादा वेट आ रहा है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। अगर आप इरेक्ट पोस्चर में हैं तो लंग्स के जो यहाँ पे एरिया है उसको अपना एक गैप मिल रहा है, स्टमक को अपना एक मिल रहा है, ठीक है जी। बाकी जो ऑर्गन्स है उनको अपने अपने मिल रहे हैं, तो ये पोस्चर स्ट्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मिसेस कुरैशी हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम की तारीफ तो जरूरी है, ज़ाहिर है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया और फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया। अच्छा जी, थैंक यू जी। क्या पूछेंगे? मसला ये है कि तकरीबन 10 साल से मेरी टांगों में तकलीफ है। अच्छा, अभी मैं उम्रे के लिए जा रही थी तो रिसेंटली मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके दोनों जो नीज है उसकी रिप्लेसमेंट जरूरी है। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब जाहिर है जरूरी नहीं है कि मैं करवाऊँ, क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि उसकी बात के जो असरात हैं वो इतने सही नहीं है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी इस कंडीशन में मदद करती है या कोई और ऐसा इलाज है कि नीज रिप्लेसमेंट के अलावा। एज कितनी आपकी? फायदा पहुँचे, मतलब खवातीन से नहीं पूछते, लेकिन मेरी 58। अच्छा 58, ठीक है, सिर्फ 58 जी।
खबरदार अवैस, आपकी कौन सी बहुत कम है? कि लेग्स में प्रॉब्लम आ रहा है, एरिया बताए, नी में आ रहा है, नी में। वो उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि नी रिप्लेसमेंट कराएं। नी रिप्लेसमेंट करिए, यस। लेकिन वो जाना नहीं चाह रही कि बाद के उसके असरात उन्होंने सुना है ठीक नहीं। जी बिल्कुल। अब क्या है कि फिजियोथेरेपी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है जी। एक आईपीडी में होती है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, जब पेशेंट एडमिट होता है। एक ओपीडी में होता है जिसमें हम पेन मैनेज करते हैं, नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, जो भी मैकेनिकल पेन होंगे वो हम मैनेज करते हैं। अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि घुटने चेंज करने का कहा है, इसके भी 3-4 ग्रेड्स होते हैं, ठीक है जी। कि आपकी नी जॉइंट में जो गैप होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इफ़ इन केस बोन टू बोन कांटेक्ट आ गया, नीचे वाला और ऊपर वाला, इसमें गैप खत्म हो गया और बोन टू बोन कांटेक्ट आ गया, इसमें थेरेपी का कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है जी। ठीक है। अल्टीमेट क्या है कि आपने नी ट्रांसप्लांट करना है, टोटल नी रिप्लेसमेंट करना है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट कभी कभार कामयाब होता है, कभी नाकामयाब होता है। इसकी वजूहत है, इसकी क्या वजूहत है? सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब क्या है कि आपको 4 to 8 वीक्स कॉन्टिन्यूसली आपने थेरेपी करनी है, क्योंकि मसल मैच्योर होने में 8 वीक्स लगते हैं। अब क्या है कि हमने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं तब शिफा में काम करता था, तो उसमें ये था कि बेसिकली हमने 2 पेशेंट्स लिए, ठीक है, सेम फैमिली के, वो भी फीमेल्स थी। एक की थेरेपी हुई, एक की थेरेपी नहीं हुई। जिसकी थेरेपी हुई उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन जिनकी थेरेपी नहीं हुई उनके कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो इनके लिए फिर रिकमेंडेशन क्या है? इनके लिए अगर जॉइंट गैप बिल्कुल खत्म है, ठीक है, तो इनको चाहिए कि ये रिप्लेसमेंट की तरफ, और वो अर्ली कराने, फिर यस अर्ली कराने में फिर मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि आपने कॉन्टिन्यूसली फिजियोथेरेपी करनी है, क्योंकि बैक टू द ग्राउंड, बैक टू द जो है ना मूवमेंट और लाइफ, वो थेरेपिस्ट का काम है, ठीक है जी। और ये सर्जरी ऑर्थोपेडिक का काम है। फारूक साहब हमारे साथ एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शुमाइला साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला, क्या पूछना चाहेंगी? आप ही मैं पूछना चाह रही थी, मेरे ना घुटने की वो ऊपर वाली हड्डी है वो बढ़ गई है, उसमें बहुत दर्द और अंगूठा नीचे की तरफ नहीं होता। तो डॉक्टर से पूछना था कि इसका कोई हल या इसका क्या मसला है। मतलब डॉक्टर को भी दिखाया है, दवाई भी ली है, तो आराम नहीं आ रहा। वो क्या कहते हैं डॉक्टर? 8 माह हो गए हैं जिनको आपने दिखाया है, वो क्या कहते हैं आपको? वो मतलब कुछ ने कहा है कि पट्टी करवा ले, और कुछ ने कहा है कि हो सकता है कि ऑपरेशन करें कि हड्डी बढ़ गई है। तो अब डॉक्टर साहब बताएं इसका कोई हल। एज है मेरी 32 साल। ठीक है, टीवी की आवाज पहले बंद कर दें, फिर आपको सही मिलेगा, आप लाइन पे साथ रहें जी। अच्छा जी, जहाँ तक बोन ग्रोथ की बात है, ठीक है, अगर हड्डी बढ़ गई है, ये हमारे डोमेन में नहीं। अच्छा, ये फिजियोथेरेपी का, ये ऑर्थोपेडिक का काम है। लेकिन इस चीज को करेक्टली डायग्नोज करना कि हाँ बोन ग्रोथ हुआ भी है कि नहीं हुआ, ठीक है जी। बाज़ औक़ात मसल टाइटनेस की वजह से आपकी जो हड्डी होती है, ये जो छोटी सी हड्डी होती है आपकी नी में, इसके मिसअलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। ये राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे हो जाती है, उसको वापस रीअलाइन करना, उस मसल को रिलैक्स करना ताकि ये मूवमेंट ईजी हो और पेन फ्री हो। तो ये पहले, सबसे पहले ये डायग्नोज होना चाहिए करेक्टली। अगर करेक्टली डायग्नोज हुआ है और उसमें बोन ग्रोथ है, वो हड्डी नॉर्मल साइज से बढ़ गई है, तो ये हमारा डोमेन नहीं है, ये ऑर्थोपेडिक। ये तो फिर आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा। और कोई कॉलर है जी हमारे साथ? बैक पेन। हां जी। अच्छा, रजा कराची से। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। हेलो। हेलो जी रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रजा है। डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था कि मैं डॉक्टर साहब जब लेटा होता हूँ तो अपनी जो करवट है जैसे बदलता हूँ राइट साइड को, तो एकदम शदीद चक्कर आता है और एक तकरीबन 10 सेकंड तक रहता है, सही हो जाता हूँ। फिर अगर लेफ्ट को राइट को मूव करता हूँ लेटे लेटे तो शदीद चक्कर आता है और सही हो जाता हूँ। या फिर नमाज के लिए मैं सर झुकाता हूँ ऐसे, सजदे के लिए तो बहुत शदीद चक्कर आता है मुझे। समथिंग टू डू विद नर्व्स है सर। हाँ, ये बेसिकली इनका ना बैलेंस प्रॉब्लम है। अच्छा, बैलेंस भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों ईयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, अच्छा। उसमें बाज़ औक़ात क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है जी। तो आपको मूवमेंट सडन, अगर मूवमेंट पीछे से किसी ने आवाज़ दी और आपने यूँ मूवमेंट कर दिया तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये भी फिजियोथेरेपी के डोमेन में आता है, ठीक है। इसको बेसिकली कहते हैं BPPV, ठीक है जी। ये जिसने किसी ने कोर्स किया हो इस चीज़ का, अगर वो आप ये टेस्ट वगैरह अप्लाई करें, ठीक है, तो इलाज हो सकता है। यस, इसका इलाज हो सकता है विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। इस चीज़ का इलाज फिजियोथेरेपी में हो सकता है। और क्विकली, लोअर बैक पेन के लिए फिजियोथेरेपी क्या करती है? यस, लोअर बैक पेन का मसला है। इसमें ये है कि मस्कुलर स्पैज़म हो, ठीक है, तो हम वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस के साथ ट्रीट करते हैं। डिस्क का प्रॉब्लम हो, कोई डिस्क अपनी जगह से हिला हुआ है, किसी नर्व को पिंच किया है, शार्टिक पेन आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हों, तो उसमें यह है कि कम से कम 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं। डिफरेंट एंगल्स और मशीन्स को यूज करके हम मैनुअली भी उस चीज को हम सेट कर सकते हैं। और ये मैकेनिकल पेन में आता है या केमिकल पेन में आता है? नहीं, ये मैकेनिकल पेन में आता है।
गुड जी, जबरदस्त। हमने काफी हद तक आज फिजियोथेरेपी को एक्सप्लोर किया और मजीद भी हम करते रहेंगे, क्योंकि गर्दन मेरी जो है ना वो बड़े ऐसा लग रहा है कि भाई क्या मूवमेंट जो है उसके अंदर फ्लो आ गया, एक जिसके कहते हैं एक रक्स किसी कैफियत है कि जब मैं अपनी गर्दन को जो है वो मूव कर रहा हूं। भाई वाह, हवा में ना उड़ जाना, बस हवा में उड़ता जाऊं मैं, ये वाला सिलसिला मैं उड़ जावा हवा से नाल वाला मामला होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हम इस पर सेशन करते रहेंगे। आज तो फिजियोथेरेपी बड़े सवाल बाकी है, लोग भी कॉल से हमें अंदाजा हो गया। बिल्कुल।